हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक वे में मिलने वाली है। यानी कि हम यहाँ पे राइटर्स को डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता चल पा रहा है कि इस एज को किस राइटर ने लीड किया था, किसका ज्यादा इम्पैक्ट था, कौन से पॉपुलर वर्क्स थे, लिटरेरी फील्ड क्या थी इस एज की, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते पढ़ते आज विक्टोरियन पीरियड पे पहुंच गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, देन उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कोलोनाइजेशन पढ़ के हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट ऑथर्स को, यानी कि अगर एक ऑथर को पकड़ेंगे या एक पोएट को पकड़ेंगे तो उसके जितने भी मेजर वर्क्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो उनको हम डिटेल में कवर करेंगे, है ना। तो ये एक नहीं कि एक ही वीडियो में मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पूरा कवर कर दूं, है ना। तो इनके जो भी वो सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाएगी एज के हिसाब से, जिससे अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। तो ये गोल्डन एज बोली जाती है नॉवल के पर्सपेक्टिव से। 1837 से लेके 1901 तक ये एज ग्लोरीफाई रही और ये क्वीन विक्टोरिया के एज पे इसका नाम पड़ा है, जैसा कि ट्रेडिशन था उस टाइम पे इंग्लैंड में। तो यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे वो देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, है ना। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसको समझेंगे। बिल्डंग्स रोमन एक टर्म है, इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। प्री राफेलाइट जो ब्रदरहुड एक मूवमेंट आया था उसको समझेंगे। और मेजर जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स देखेंगे, चाहे वो पोएट्री से हो या नॉवेल से हो या ड्रामा से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे विक्टोरियन पीरियड के। देखिए आपको ये जो स्लाइड दिखे तो भाग मत जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिसर्च करके चीजें रखी गई हैं। ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आप यहाँ से नोट डाउन कर लें, मैटर ऐसा रखा जा रहा है। आपको कहीं बहुत जगह ढूंढेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ेंगे, तब आपको ऐसा मैटर मिलेगा। तो इससे अच्छा अगर वीडियो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है तो उसको नोट डाउन करिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहां पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए वेस्ट ना करें अपना टाइम और पॉइंट्स को देखते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझेंगे विक्टोरियन पीरियड का, जिसमें द विक्टोरियन एरा इज एन एज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री स्पैनिंग द 64 ईयर रेन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने लगभग यहाँ पे 64 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अगर आपसे पूछा पूछा जाए तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन थी, यानी कि सबसे बड़ा मोनार्की पीरियड इनका था। इन द ईयर 1837 क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड विलियम फोर्थ ऑन द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो 1837 में वो टाइम आता है जब क्वीन विक्टोरिया सक्सीड करती हैं विलियम फोर के बाद, कहाँ के थ्रोन पे, तो ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के थ्रोन पे। The period is marked by many important social and historical changes that altered the nation in many ways। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये आई शासन में तो बहुत सारे सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस हुए, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, डार्विन की थ्योरी यहाँ पे आई, है ना। बहुत सारे नॉवेल्स आए जो रियलिस्टिक थे, है ना, जिन्होंने लोगों को अवेयर किया चीजों से। और यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा जो हुआ कि जो इंग्लैंड था उसका एम्पायर जो है वो एक्सपैंड होने लगा था, ये जगह जगह पे कॉलोनीज बनाने लगे थे। द पॉपुलेशन नियरली डबल्ड, पॉपुलेशन बहुत डबल हो गई थी। एंड द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंडेड, इसने जगह जगह कॉलोनियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। द पीरियड सॉ द ब्रिटिश एम्पायर ग्रो टू बिकम द फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर प्रोड्यूसिंग मच ऑफ द वर्ल्ड कोल। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया का जो कोयला था वो बनाया जाता था। आयरन, स्टील एंड टेक्सटाइल यहाँ पे सबसे ज्यादा बनाया जाता था। बाई दिस टाइम द रोल ऑफ द मोनार्क वॉज टू रेन, यानी कि मोनार्क सिर्फ गद्दी पे बैठा था, जैसा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति पावर सब किसके हाथ में थी, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो यहाँ पे वो सिर्फ गद्दी पे बैठे थे, बाकी रूल कर रहे थे यही इंडस्ट्रियल पावर्स। ओके।
की फीचर्स देखेंगे विक्टोरियन पीरियड के, तो यहाँ पे जो आपको लिटरेचर मिलेगा उसमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे। लिटरेचर ऑफन फोकस्ड ऑन मोरालिटी, फैमिली वैल्यूज एंड द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म। एग्जाम्पल जैसे इन सोशल इशूज पे बात करना, पुवर्टी, चाइल्ड लेबर, जेंडर रोल्स, है ना, इन चीजों पे बात करते थे। रियलिज्म यानी कि राइटर का जो एम होता था वो ये पोर्ट्रे करना चाहते थे कि जो लाइफ की जो सच्ची पिक्चर होती है उस पे फोकस करें, जो ऑर्डिनरी और कॉमन पीपल्स हैं उनके स्ट्रगल पर फोकस करें। इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन यानी कि मशीनीकरण और मटेरियलिस्टिक वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। थीम रिफ्लेक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें पॉल्यूशन, अर्बन पोवर्टी यानी कि गांवों में और जो शहर हैं वहां पे बहुत ज्यादा पोवर्टी हो गई थी क्योंकि गांव से लोग आके यहाँ पे बस जा रहे थे, उनके पास रोजगार नहीं था। एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि यहाँ पे वो भी था कि कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन भी होता था, बायसनेस होती थी। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड साइंस, अब यहाँ पे साइंस की बहुत ज्यादा तरक्की हुई, जैसा कि डार्विन की थ्योरी यहीं पे प्रपोज्ड होती है। तो डार्विन की थ्योरी जो थी यहाँ पे द राइज ऑफ द साइंस लाइक डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चैलेंज ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ, यानी कि इनका था कि जो अच्छा सिलेक्शन करेगा उसकी मतलब जो स्पेसीज है वो आगे ज्यादा उन्नति करेगी। तो उसके बीच में इनका मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि जो रिलीजियस फेथ हैं, पहले के जो बिलीफ्स हैं, जैसे कि कोरोना वैक्सीन जब आई थी तो जो पहले के लोग थे वो इसको लगाने से डर रहे थे कि कहीं हमें और कोरोना ना हो जाए, है ना, तो इस वजह से। रोल ऑफ वुमेन यानी वुमेन का रोल जो था यहाँ पे, ग्रोइंग डिस्कशन अराउंड द वुमेन क्वेश्चन देयर रोल इन सोसाइटी, एजुकेशन एंड सफरेज, ये अपनी मतलब रोल पे क्वेश्चन करने लगी थी कि आखिर उनका सोसाइटी में रोल क्या है, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनके जो सफरिंग्स हैं उन पे बात होनी चाहिए, है ना। मेजर जो थ्योरीज है यहाँ पे प्रपोज्ड हुई हैं उनको हम देखेंगे विक्टोरियन लिटरेचर में। व्हाट इज यूटिलिटेरिज्म, सॉरी फॉर फंबल, व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म, है ना, मतलब उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था। यूटिलिटेरियनिज्म जो था, इट इज अ मोरल फिलोसफी दैट सेज, आप मतलब मेरी भावनाओं को समझे ना कि प्रोनाउंसिएशन पे इतना। द राइट थिंग टू डू इज वॉट एवर ब्रिंग द मोस्ट हैप्पीनेस टू मोस्ट पीपल। तो इनका ये जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था, इनका ये कहना था कि वो करो जिससे मतलब लोगों को ज्यादा जो हैप्पीनेस मिले, वो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाए। इट आस्क विल दिस एक्शन मेक मोर पीपल हैप्पी देन सैड। तो ये मतलब ये क्वेश्चन करता था कि अगर हम ये एक्शन कर रहे हैं तो ये पीपल्स को हैप्पी करेगा या सैड करेगा, है ना। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई चीज आती है, मिठाई वगैरह आती है तो हम वो चुराते हैं, तो ये एक्शन आप अपने आप में इवेल्युएट करिए कि अगर आप चुराएंगे, खा लेंगे सारी चीजें खुद ही, तो क्या ये फैमिली मेंबर्स को हैप्पी करेगा या सैड करेगा। इफ यस देन इट्स द राइट थिंग टू डू, अगर आपको लगता है ये सही है तो आप ये करिए, है ना। तो इसका की आइडिया क्या था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि असली हैप्पीनेस जो वो है जो बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस करवाए, है ना, हैप्पीनेस फील करवा पाए। मेन जो थिंकर थे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेरेमी बेंथाम जो कि फाउंडर थे यूटिलिटेरियनिज्म के। और इन्होंने मतलब इसकी स्टार्टिंग की थे, फाउंडर थे, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको इम्प्रूव किया और रिफाइंड किया बेंथाम्स के आइडिया को। जेरेमी बेंथाम्स व्यू, अब इनका क्या कहना था, है ना, यूटिलिटेरियनिज्म के लिए इनका क्या कहना था, ईच ऑफ एक्शन शुड बी जज बाय हाउ मच हैप्पीनेस इट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी एक्शन है वो इस बात से जज करेगा कि वो हैप्पीनेस को कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ही इवन ट्राइज टू मेजर हैप्पीनेस विद द हेडोनिक कैलकुलस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। हेडोनिक जो कैलकुलस है, इससे ये प्लेजर को कैलकुलेट करते थे, है ना। एग्जाम्पल जैसे समझिए यहाँ पे, इमेजिन यू फाइंड ₹500 ऑन रोड, यानी रोड पे आपको 500 रुपए मिले। इफ यू कीप इट यू विल बी हैप्पी, यानी कि अगर इस चीज को आप रख लेते हैं तो सिर्फ आप हैप्पी होते हैं, यानी कि 1% हैप्पी, ठीक है। लेकिन यही 500 अगर आप डोनेट करते हैं हंग्री पर्सन यानी भूखे लोगों में, दे विल बी वेरी हैप्पी एंड सर्वाइव द डे।
है ना? तो यहाँ पे अगर आप हंग्री पर्सन्स के बीच में खाना लेके जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 रुपए में ऐसा खाना पड़ेगा कि एक से ज्यादा लोग यहाँ पे अपनी भूख को मिटा सकेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि डोनेट इट बिकॉज मोर टोटल हैप्पीनेस इज क्रिएटेड, क्योंकि डोनेट करो जिससे बहुत सारी जो हैप्पीनेस है वो निकल के आए, वो बने। यानी सिर्फ एक पर्सन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का इसका मतलब कोई वो इरादा नहीं है। तो ये थे जेरेमी बेंथम। अब आगे हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उनका मतलब क्या कहना है। नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल एक्शन, सिर्फ हमारा इंडिविजुअल एक्शन नहीं होना चाहिए, बट रूल्स दैट ब्रिंग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। लेकिन जो रूल्स होते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के जो रूल्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस को लेके आएंगे। ऑल्सो सेट क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस मैटर, यानी कि हैप्पीनेस भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी क्वालिटी हो, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी हैप्पीनेस हो जो क्षणिक हो, है ना? जैसे कि गलत चीज हो उसको भी हम उसके लिए कि हाँ ये खुश हो जाए तो हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसी हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। नॉट जस्ट क्वांटिटी में नहीं होती, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस मैटर्स, यानी कि उसको ग्रो कर सके, उसको सच में हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल, वॉचिंग कार्टून्स लो प्लेजर, यानी कि अगर आप सिर्फ कार्टून देखते रहते तो ये आपको कम खुशी देगा, लेकिन इसके बजाय आप अगर कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं तो ये आपको हाई प्लेजर देगा। इवन इफ कार्टून आर फन, रीडिंग इम्प्रूव्स द माइंड। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव हैप्पीनेस के बारे में बात किया है, क्वालिटेटिव हैप्पीनेस के बारे में बात किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्लियर? आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मिल से हायर प्लेजर लाइक एजुकेशन आर्ट आर मोर वैल्यूएबल, यानी कि ऐसा तुम मतलब प्लेजर के पीछे जाओ जो मतलब एक क्वालिटेटिव वे में हो, या कि अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आप मोस्ट ऑफ पीपल को एजुकेशन प्रोवाइड करने के काबिल बनेंगे। क्लियर? मेन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के क्या उपयोगितावाद के कुछ सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे। कंसेक्वेंटियलिज्म, तो इसका मतलब होता है जज एक्शन बाय देयर रिजल्ट, यानी कि जो भी एक्शन करें तो उसके रिजल्ट से उसको जज करें। यूटिलिटी यानी कि यूजफुलनेस, हैप्पीनेस बेनिफिट इट ब्रिंग्स। इम्पार्शियलिटी यानी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एवरीवन्स हैप्पीनेस काउंट इक्वली, यानी सबकी हैप्पीनेस को बराबर काउंट करना चाहिए। मैक्सिमाइजिंग, चूज द एक्शन दैट गिव्स मोस्ट, यानी कि ऐसा एक्शन परफॉर्म करो जो मोस्ट ऑफ पीपल को हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट है हैप्पीनेस बेनिफिट टू मोस्ट पीपल, यानी कि हैप्पीनेस ऐसी होनी चाहिए जो मोस्ट ऑफ पीपल को बेनिफिट कर सके। ओके, डार्विनिज्म की जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, जिसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इनकी बुक थी 1859 में आई थी, जो कि चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। इनका ये बिलीफ था लाइफ इवॉल्व थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो भी हम चुनाव करते हैं वही हमारा आगे चल के लाइफ बनती है। इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, लिटरेचर में इसका क्या इम्पैक्ट रहा? तो चैलेंज ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बिलीफ, यानी रिलीजियस जो फेथ था पहले उसको चैलेंज किया गया। लीडिंग, जहां मतलब एक और कहते थे कि गॉड ने पहले से ही प्री डिसाइड कर रखा कि किसको स्वर्ग जाना है, किसको नरक जाना है, किसकी जिंदगी बेहतर होगी, किसकी नहीं होगी, तो उसको इन्होंने चैलेंज किया था। लीडिंग टू अ क्राइसिस ऑफ फेथ, यानी फेथ का क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, विजिबल इन द वर्क ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉवरविच एंड थॉमस हार्डी के वर्क्स में आपको इनकी इस थ्योरी को देखने को मिलेगा। क्लियर? जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये जो जिराफ था, इसकी जो गर्दन है उसका लंबी होने का रीजन है कि मतलब ये यहाँ पे जैसे ये खाने की चीज है तो ये धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को इसको पाने के लिए थोड़ा 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 करके करता गया है। लेकिन जब अगली पीढ़ी में से थोड़ी आगे बढ़ी पीढ़ी तो धीरे धीरे आगे चल के इसकी गर्दन लंबी हो गई और पैर छोटे हो गए, क्योंकि ये पैरों को नहीं उठा रहा, सिर्फ गर्दन को उठा रहा है। ओरिजिनल शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर, यानी कि ये छोटे नेक वाले एंसेस्टर थे। कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच हाई
लीव्स ऑन ट्री, यानी कि जो ऊंचे पर पत्तियां लगी थी उनको खाने के लिए अपनी जो नेक है उसको ऊपर उठाते गए, एंड स्ट्रेचिंग, और लगातार उठाते गए, एंड स्ट्रेचिंग अंटिल नेक बिकम्स प्रोग्रेसिवली लॉन्गर या लीव्स। तो यहाँ पे सब जब आखिरी में रुके जब इन्होंने लीव्स को खा लिया। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो कि डार्विन की थी। प्री राफेलाइट मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ये जो टाइम पीरियड था, ये लिटरेरी जो टर्म है उसमें भी ये कवर होगा। लिटरेरी टर्म और लिटरेरी मूवमेंट, इन दोनों में ये कवर होगा, तो ध्यान रखना। देखो ध्यान से पढ़ना हो तो ठीक है, वीडियो को तब भी खोलो जब लगे कि हाँ पूरा पढ़ लेंगे, इंटरेस्टेड हो तब खोलो, वरना एल्गोरिदम खराब होता है और वीडियो जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है। तो ये जो प्री राफेलाइट जो मूवमेंट था, ये इसको फाउंड किया गया था 1848 में इंग्लैंड में। कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस थ्रू द 1850s टू 1890s तक इनका इन्फ्लुएंस बना रहा। ओरिजिन जो हुआ था, द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड पीआरबी वाज फाउंडेड बाय दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेट मिलास, और इसके बाद जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनमें से जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड थॉमस वूलनर, विलियम माइकल रोसेटी। ये दांते के ब्रदर थे, दांते गैब्रियल रोसेटी के ब्रदर थे विलियम माइकल रोसेटी। अब इनका क्या एम था, जो ये प्री राफेलाइट मूवमेंट था, इसका एम क्या था? इनका ये कहना था कि नेचर और ट्रुथ की तरफ वापस जाओ। रिजेक्टेड द आइडियलाइज्ड आर्ट ऑफ रॉयल एकेडमी एंड प्रेफर्ड प्रिसाइज डिटेल एंड वाइब्रेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। यानी कि इनका कहना ऐसा था कि जो आइडियलाइज्ड आर्ट है, यानी बनावटी जो दिखावटी रॉयल एकेडमी की आर्ट है, आर्ट वैसी नहीं होनी चाहिए। आर्ट में मतलब एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए नेचर और ह्यूमन इमोशंस का। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायर्ड बाय अर्ली रिनेसा आर्ट। अर्ली रिनेसा जो आर्ट था, एडमायर्ड इटालियन आर्ट बिफोर राफेल, हेंस प्री राफेलाइट। यानी कि राफेल के जो पहले की आर्ट, इटालियन आर्ट थी, उससे ये मतलब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। स्पेशली पेंटर लाइक जियोटो एंड फ्रा एंजेलिको, इनसे इंस्पायरेशन को मिला था। रेबेलियन अगेंस्ट एकेडमिक आर्ट के ये खिलाफ थे। द ग्रुप अपोज द आर्टिफिशियलिटी एंड फॉर्मुलाइक ट्रेडिशन ऑफ हाई रेनेसा आर्ट प्रमोटेड बाय द रॉयल एकेडमी, इसको प्रमोट कर रही थी। मोरल एंड सिंबॉलिक थीम्स होती थी, नेचर और मोरल थीम्स होती थी उसमें, है ना। सिंबल्स का यूज किया जाता था। मेडिवलिज्म एंड रोमांटिज्म, लव्ड मेडिवल थीम्स, सेटिंग्स, लेजेंड, मिथ, आर्थुरियन स्टोरीज एंड थीम्स ऑफ द चिवरली एंड डूम्ड लव, है ना। तो ये मेडिवल पार्ट से काफी ज्यादा इंस्पायर थी। तो ये आपको मेजर पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे कि ये जो मूवमेंट था इसका एम क्या था, कि ये नेचर की तरफ रिटर्न होने को बोल रहे थे। और जो अर्ली रिनेसा आर्ट थी, यानी कि बिफोर राफेल जो हैं उनके, इसीलिए इसको बोलते हैं इटालियन जो आर्ट थी राफेल के पहले की, उससे इंस्पायर थे। और ये एकेडमिक आर्ट के खिलाफ थे, है ना। यही सारी चीजें मेडिवल पार्ट से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। वहीं पर आपको आर्थुरियन स्टोरीज और चिवर्ली लव ये सब मिलेगा, है ना। अब जैसे कि ये एकेडमिक, ये रॉयल एकेडमी की आर्ट है ना, जिसमें देखो सब कैसे, कोई नेचर का आपको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो आर्ट है ये प्री राफेलाइट मूवमेंट की है, जिसमें नेचर को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये बोर्ड पे बैठी है और सुंदर सी लड़की है, आसपास पेड़ हैं, तो ये नेचर को यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब जो एक और नया टर्म है यहाँ पे, वो है बिल्डंग्सरोमन। तो बिल्डंग्सरोमन, द वर्ड बिल्डंग्सरोमन कम्स फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से ये टर्म आया है। इट मीन्स द नॉवेल ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन, यानी कि खुद के ग्रोथ की एक नॉवेल होती है। बिल्डंग्सरोमन स्टोरी दैट कंसंट्रेट ऑन द स्पिरिचुअल, मोरल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्रोटेगानिस्ट मेन कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। यानी कि इसमें ऐसा कैरेक्टर होता है जो चाइल्डहुड से लेके मेच्योरिटी तक उसका सोशल एंड स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। यानी कि वो हो सकता है बचपन में बुद्धू हो, फिर धीरे धीरे करके वो मेच्योर हो गया हो, है ना। जैसे कि हमने देखा था वो 12th फेल मूवी, तो उसमें भी यही बिल्डर्स रोमन वाली ही कहानी थी। पहले चीटिंग करता था, फिर अचानक से उसका डेवलपमेंट हुआ, मोरल एंड स्पिरिचुअल, जगह चीटिंग नहीं करूंगा भले ही फेल हो जाऊं, फिर धीरे धीरे वो जाके आईपीएस बनता है। तो इसी तरीके से ये डियर जिंदगी मूवी थी। पहले बहुत डिप्रेस्ड लड़की थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, लेकिन जब इसको सही मेंटोर मिला, इसको मतलब इसका साइकोलॉजिकल मतलब ग्रोथ हुई इसकी,
तो ये आगे चल के मतलब अपने आप में स्ट्रांग बन जाती। इसी तरीके से ये क्वीन लड़की थी, जिसको मतलब लगता था ये खूबसूरत नहीं है, लड़कों इसको लड़के रिजेक्ट कर देते हैं और बहुत उदास रहती थी, लेकिन इसने अपना साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट किया, ये अकेले ही चली जाती है फॉरेन। ठीक है, ये क्वीन पिक्चर का है। इस तरीके से फॉर जो एग्जाम्पल रखे गए हैं फॉर्मल इनफॉर्मल एग्जाम्पल जो रखे गए हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आए। इन अदर वर्ड्स इट इज a स्टोरी अबाउट ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग एन adult. In his university lectures, the term was coined in 1819 by philologist John Carl Simon Morgenstern. ये इन्होंने मतलब अपने यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में 1819 में ये टर्म कॉइन किया था। इसके बाद ये जो फेमस किया था वो किया था विल्हेम डिल्थे ने। क्लियर। मेजर जो जॉनर्स थे यहाँ पे वो नॉवेल सबसे ज्यादा पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म थी। पोएट्री जो थी वो फ्लोरिश हुई थी फिलोसफिकल थीम्स पे। ड्रामा सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम यहाँ पे देखा गया, लेस डोमिनेंट था ड्रामा का। ठीक है। तो विक्टोरियन नॉवेल्स के जो फीचर्स थे इसमें आपको रियलिज्म मिलेगा, मोरल पर्पस मिलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सीरियलाइज पब्लिकेशन, यानी कि इसमें क्या होता था, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट करके ये पब्लिश होते थे मैगजीन्स में। फोकस ऑन द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास होती थी उस पर फोकस करते थे। बिल्डंग्स रोमन थीम जो हमने अभी बताया उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। तो फर्स्ट हमारे मेजर जो राइटर हैं वो हैं चार्ल्स डिकन, जो कि विक्टोरियन पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मोस्ट पॉपुलर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं ये। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है सोशल इविल्स लाइक पुवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्लास इनइक्वालिटी। ये है हमारे चार्ल्स डिकेंस, और इनके इम्पोर्टेंट वर्क में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ही वर्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और ये सबसे ज्यादा पसंदीदा पीरियड है एग्जामिनर का। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो शुरुआत के पीरियड्स तो हम किसी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट आते आते हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लिटरेचर को ऐसे पढ़िए ना कि प्रोज सबसे ज्यादा किस में पॉपुलर थी, है ना, नॉवेल सबसे ज्यादा किस पीरियड में पॉपुलर थी, है ना, और पोएट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर थी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बांट लीजिए पीरियड्स को, उसके बाद पढ़िए तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ओलिवर ट्विस्ट इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, 1838 में पब्लिश हुआ था, जो कि एक ऑर्फन इन अ क्रूल वर्ल्ड, एक ऑर्फन चाइल्ड की स्टोरी है। डेविड कॉपरफील्ड 1850 में ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ब्लीक हाउस 1853 सटायर ऑफ द लीगल सिस्टम। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 ग्रोथ एंड एम्बिशन की थीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विलियम मैकपीस थाकरे, 1811 से लेके 1863 तक रहे, ये इनकी पिक्चर है। ये जाने जाते हैं सटायर, जो कि इन्होंने अपर क्लास सोसाइटी पे किया था। इसमें इंपॉर्टेंट वर्क है इनके वैनिटी फेयर, ये एक नॉवेल है विदाउट अ हीरो, मोरल हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। पेंडेनिस, ये 1848 से लेके 1850 के बीच में आई थी, जेंटलमैन्स कमिंग ऑफ एज। चार्लोट ब्रॉन्टे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीमेल राइटर हैं। ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, जिनको हम अभी इसी के बाद ये सीरियल में पढ़ेंगे। और इनका आपको अगर पेन नेम पता हो, तीनों का पेन नेम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन तीनों सिस्टर का पेन नेम है ना। इन्होंने कंबाइन किया है गोथिक रोमांस को फेमिनिज्म एंड रियलिज्म से। इनके फेमस जो वर्क्स हैं वो जेन आयर 1847, एक ऑर्फन गर्ल के स्ट्रगल और आइडेंटिटी जो लव के लिए है वो देखने को मिलेगी। शिरले 1849, सोशल अनरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पे इन्होंने लिखा है। वेलेट 1853, फीमेल इंडिपेंडेंस एंड लोनलीनेस पे इन्होंने लिखा। ये इनकी पिक्चर है, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है इमाइल ब्रॉन्टे। इमाइल ब्रॉन्टे इन्हीं की सिस्टर है, 1818 से लेके 1848 तक रही। नोन फॉर डार्क साइकोलॉजिकल फिक्शन के लिए जानी जाती है। इनका इंपॉर्टेंट सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुदरिंग हाइट्स 1847, जो कि ट्रैजिक लव एंड रिवेंज ऑन द मोर्स पे ये बेस्ड है। एन ब्रॉन्टे, ये भी इन्हीं की सिस्टर है, एक्सपोर्ड ह्यूमन सफरिंग्स एंड मोरल हिपोक्रेसी। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एग्नेस ग्रे 1847, ये गवर्नेंस लाइफ पे बेस्ड है। द टीनेंट ऑफ वाइफेल हॉल 1848, फेमिनिस्ट नॉवेल ऑन अल्कोहलिज्म एंड अब्यूज, है ना। और एलिजाबेथ गास्केल, इम्पोर्टेंट फीमेल नॉवेलिस्ट है यहाँ पे, सोशल रियलिज्म, वर्किंग क्लास लाइफ एंड वुमेन इशूज पे ये लिखती थी। फेमस वर्क है मैरी बार्टन 1848,
और इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर एंड पुअर्टी पे लिखा है नॉर्थ एंड साउथ 1855, क्रैनफोर्ड 1851। उसके बाद जॉर्ज इलियट, इन्होंने 1819 से लेके 1880 तक रहे। साइकोलॉजिकल इंसाइट आपको मिलेगा, मोरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियलिज्म पे लिखते थे। एडम बेड 1859, रूरल ट्रेजेडी एंड रिलीजियस थीम पे है। द मिल ऑन द फ्लॉस 1860, और मिडल मार्च इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1871 से लेके 72, और यहाँ पे डेनियल डेरोंडा 1876। नेक्स्ट है हमारा थॉमस हार्डी, ये लेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे, है ना। पेसिमिज्म एंड रूरल लाइफ पे लिखते थे, फेट पे लिखते थे। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886, लेस ऑफ द डी अर्बरविल्स 1891, जूड द ऑब्सक्योर 1895। ये जो तीनों यहाँ पे नॉवेल्स लिखी गई हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एंथनी ट्रॉलोपे, 1815 से लेके 1882 तक रहे। नोन फॉर द डिटेल पोर्ट्रेट्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इनके इंपॉर्टेंट वर्क है द वार्डन, क्लर्जी एंड मोरल डिलेमास, एंड बारचेस्टर टावर 1857, जो कि चर्च पॉलिटिक्स में इन्होंने लिखा था। द वे वी लिव नाउ 1875, करप्शन एंड फाइनेंस पे इन्होंने लिखा था एंथनी ट्रॉलोपाई। उसके बाद नेक्स्ट है विल्की कॉलिंस, 1824 से लेके 1889 तक रहे। पायनियर ऑफ द सेंसेशनल नॉवेल, सेंसेशनल नॉवेल के पायनियर हैं, एंड डिटेक्टिव फिक्शन के भी। फेमस वर्क है द वुमेन इन वाइट 1859, मिस्ट्री एंड आइडेंटिटी की थीम है। द मून स्टोन 1868, अर्ली डिटेक्टिव नॉवेल है। मेजर विक्टोरियन पोएट और उनके वर्क देखेंगे, यानी कि अब यहाँ पे हम पोएट्स को पढ़ने वाले हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सबसे इंपॉर्टेंट पोएट है इस एज के। तो पोएट लॉरियट इनको बनाया गया था, इंग्लैंड का वॉइस ऑफ द विक्टोरियन एज इनको बोला जाता था। थीम्स जो है लॉस, हेरोइज्म, डाउट, फेथ पे ये लिखते थे। फेमस जो इनकी पोएम है, बहुत ही जो फेमस है उनको इंक्लूड किया गया है इन मेमोरियम AHH। अल्फ्रेड ये मुझे अभी आर्थर हैलम है ना, उनकी डेथ पे इन्होंने लिखा था, जो कि इनके फ्रेंड थे। यूलाइसिस इंपॉर्टेंट वर्क है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, और यहाँ पे द लेडी ऑफ शैलॉट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मेलंकाली एंड मेमोरी पे मिलेगा। ये तीनों पोएम्स बहुत, ये जितनी भी पोएम्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियसली बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, वरना मैं तो पढ़ाऊंगी ही। नेक्स्ट टाइम मेजर, हाँ तो वही हमारे पोएट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये इनकी पिक्चर है। मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग जैसा कि मैं अभी एक्ट कर रही हूँ पढ़ाने का, लेकिन आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, तो ये एक तरीके का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जो थीम्स हैं वो साइकोलॉजी, क्राइम, लव, मोरल कॉम्प्लेक्सिटी पे इन्होंने लिखा। माई लास्ट डचेस की एक इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसको तो मैंने पढ़ाया है शायद चैनल पे, नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ा दूंगी। प्रोफेरियास लवर, नेक्स्ट है बिशॉप ऑर्डर द टॉम, एंड्रिया डेल सार्टो, ये इंपॉर्टेंट इनकी पोएम्स हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी, देखिए जैसे बीपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उनके लिए इतना इनफ कंटेंट है, अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना, बीपीएससी TRE 4 की जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए ये इनफ कंटेंट है। मैं बता रही हूँ, मैंने खुद प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, तो मुझे लगता है ये इनफ कंटेंट है, क्योंकि वहां पे मेजर चीजें ये पूछी जाती है, राइटर्स उनके वर्क्स। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्या है, पत्नी है। स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइस, ऑफन फोकस्ड ऑन लव एंड सोशल इशूज, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज, रोमांटिक सोनेट है। ऑरोरा ले, ये एक फेमिनिस्ट वर्स नॉवेल है अबाउट अ वुमेन राइटर। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोटेस्ट अगेन चाइल्ड लेबर। मैथ्यू अर्नोल्ड अनदर इम्पोर्टेंट पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद, जिसमें इनकी थीम्स है फेथ वर्सेस डाउट, एलिनेशन, एजुकेशन, नोन फॉर द मेलंकोलिक टोन एंड क्लासिकल बैलेंस। फेमस जो पोएम है डॉवर बीच, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, इसकी जो थीम है। द स्कॉलर चिप्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों, डॉवर बीच और द स्कॉलर चिप्स, ये दोनों भी। थायरसिस, एलिजी फॉर पोएट आर्थर ह्यूज। ओके, लेट मी चेक। हाँ तो ये इन्होंने लिखा था आर्थर ह्यूज, क्लफ के लिए इन्होंने ये एलिजी लिखा था। कौन सी, थायरसिस।
नेक्स्ट है दांते गैब्रियल रोसेटी, जो कि एक प्री राफेलाइट पोएट एंड पेंटर है। इनकी थीम्स है सेंसुअलिटी, मेडिवलिज्म, मिस्टिज्म। फेमस जो पोएम्स हैं द ब्लेस्ड डोमोजेल एंड जेनी, इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। मेजर जो ड्रामेटिस्ट हैं यहाँ पे वो इतने नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे। ऑस्कर विल्ड सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी पिक्चर है, बहुत ही हैंडसम है। मास्टर ऑफ विट, सटायर एंड सोशल कॉमेडी, क्रिटिसाइज विक्टोरियन मोरालिटी, क्लास एंड हिपोक्रेसी। और इम्पोर्टेंट जो इनकी ड्रामाज हैं वो है द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895, सटायर ऑन मैरिज एंड आइडेंटिटी पे इन्होंने सटायर किया है, मैरिज और आइडेंटिटी पे। लेडी विडर मेयर्स फैन, ये हिपोक्रेसी एंड फॉरगिवनेस पे है। एन आइडियल हस्बैंड, ये पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड सेक्रेट पे लिखा है। सलोम, ये बाइब्लिकल ट्रेजेडी है जो कि ओरिजिनली फ्रेंच में है, जिसको इन्होंने लिखा है। मेजर विक्टोरियन ड्रामेटिस्ट में नेक्स्ट है हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये लेट विक्टोरियन और एडवर्डियन पीरियड में आए थे। दो एक्टिव स्लाइटली पोस्ट विक्टोरियन एरा, यानी कि जो विक्टोरियन एरा एंड हो रही थी तब ये वहां पे दिखे थे, इस वजह से इनको इंक्लूड किया गया, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ पे इन्होंने राइटिंग बिगिन किया था 1890s में। ये लीडिंग रियलिस्ट एंड सटायरिस्ट थे, इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्सन एंड सोशलिज्म। फेमस जो इनके वर्क्स हैं वो हैं विडोवर्स हाउस और मिसेस वारेंस प्रोफेसर और आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एंड होता है। वीडियो काफी लॉन्ग हुआ जा रहा था, इस वजह से मैंने एमसीक्यूज को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज का सेट बना के लेके आऊंगी, जिससे आपका विक्टोरियन पीरियड पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।